चलिए, आज सरकार की एक बहुत ही आम प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझते हैं। आखिर ये काम कैसे करती है और क्यों ये दुनिया के कई लोकतंत्रों की एक तरह से बुनियाद मानी जाती है। आइए इसको थोड़ा करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये सिस्टम है क्या, फिर इसकी खासियत क्या है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि भारत जैसे देशों ने इसे चुना ही क्यों। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संसदीय प्रणाली है क्या चीज़। इसकी एकदम बुनियादी समझ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बहुत सिंपल है। सरकार यानी जो देश चलाती है, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, वो अपनी पावर सीधे संसद से लेती है। और संसद में कौन बैठता है? लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि। मतलब कानून बनाने वाले और उन्हें लागू करने वालों के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई थ्योरी, पर असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसकी वो कौन सी खास बातें हैं जो इसे दूसरे सिस्टम से अलग बनाती हैं? चलिए देखते हैं। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचिए, एक तरफ राष्ट्रपति या राजा हैं जो बस नाम के हेड हैं, लेकिन असली पावर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। और ये सब लोग अपने हर काम के लिए एक साथ मिलकर संसद को जवाब देते हैं। मतलब ये कि अगर सरकार संसद में अपना भरोसा खो दे तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यही चीज सरकार को हमेशा जवाबदेह बनाए रखती है। तो अब जब हम समझ गए कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो इसके फायदों की बात करते हैं। जो लोग इस सिस्टम को अच्छा मानते हैं, वो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे सरकार के अलग अलग अंगों के बीच करीबी रिश्ता होने से काम कितना आसान और असरदार हो सकता है। क्योंकि सरकार बनाने वाले लोग संसद का ही हिस्सा होते हैं, तो कानून बनाने और उन्हें लागू करने में टकराव कम होता है। सोचिए ना, जब सरकार के पास संसद में मेजॉरिटी हो तो देश के लिए जरूरी बजट या कोई बड़ा बिल पास कराना कितना आसान हो जाता है, जिससे काम रुकता नहीं है, चलता रहता है। लेकिन जैसा कि हर सिस्टम के साथ होता है, क्या इसमें सब कुछ अच्छा ही है या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? ज़ाहिर हैं। और यही हमें एक ज़रूरी सवाल पर लेकर आता है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जो लोग इस सिस्टम की आलोचना करते हैं, वो आखिर क्या कहते हैं? यहाँ पर इस सिस्टम के कुछ बड़े जोखिम सामने आते हैं। जैसे जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो उनमें अस्थिरता का डर हमेशा बना रहता है। सरकारें जल्दी जल्दी गिर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी एक ही पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिल जाए तो कैबिनेट इतना ताकतवर हो जाता है कि वो संसद पर हावी हो सकता है। और हाँ, जब सरकारें बार बार बदलती हैं तो देश की लंबी अवधि की नीतियों जैसे आर्थिक सुधार पर भी असर पड़ता है। उनमें एक निरंतरता नहीं रह पाती। यहाँ पर ना एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखने को मिलती है। एक ही बात जो इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है, यानी कार्यपालिका और विधायिका का मिलकर काम करना, वही इसका एक तरह से नुकसान भी बन जाती है। इससे शक्तियों के बंटवारे का जो सिद्धांत है, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो इतने सारे फायदे और नुकसान देखने के बाद सवाल ये उठता है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश ने आखिर इसी सिस्टम को क्यों चुना? देखिए, भारत के लिए ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। संविधान बनाने वाले एक ऐसी सरकार चाहते थे जो हर दिन हर पल जवाबदेह हो। उन्हें ऐसी सरकार नहीं चाहिए थी जो एक बार चुन ली जाए और फिर कुछ सालों तक उसकी कोई खास जवाबदेही न हो। उनके लिए सरकार का जिम्मेदार होना स्थिरता से ज्यादा जरूरी था। और इस पूरी सोच को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस एक वाक्य से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। वो जवाबदेही को यानी अकाउंटेबिलिटी को इस सिस्टम की आत्मा मानते थे। उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के इस दौर में जहां इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, इस सिस्टम को असरदार बने रहने के लिए खुद को कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज दुनिया भर के लोकतंत्र सोच विचार कर रहे हैं।